हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि यूजीसी नेट एग्जाम में इस समय किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आने वाले एग्जाम को लेके। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसके साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, डीआई की क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि कल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए डीआई के क्वेश्चंस, तो वो भी आप लोगों को मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप लोग कंटिन्यू देख ही रहे हैं कि हम आपको कई पीछे भी जो हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए हैं उसमें भी करवा चुके हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करें अब। टाइम कम है इसलिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 भक्ति शकुंतला खुशी। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने 16 है, 125 है, 25 है, 64 है, 36, 27, 49। तो ये जो 21 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था यहां से और पूछा गया है कि यहां पर 49 के बाद क्या आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हम आपको बताते चलेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर बीच में गैप है, 5 का क्यूब हो रहा है। मतलब एक जगह 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 5 का क्यूब हो रहा है, फिर आपका नेक्स्ट चला गया, ठीक है, 5 का फिर स्क्वायर हो गया, फिर आ गया 4 का क्यूब हो गया, है ना। ये संख्या यहां से आगे जा रही है। सेम ऐसे ही 4 के बाद क्या आया, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 के स्क्वायर के बाद 3, यानी एक तरफ बढ़ते हुए हम चल रहे हैं स्क्वायर में और एक तरफ हम घटते हुए चल रहे हैं क्यूब में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना शुरू करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विशाल, क्वेश्चन नंबर 2 लेटेस्ट क्वेश्चन है, आंसर करना है आप सभी लोगों ने, क्योंकि सेम ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सौर मध्यस्थता की निम्नलिखित घटकों की तरंग दैर्घ्य का जो सही है बढ़ता क्रम वो क्या है। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 पैटर्न आप देख सकते हैं एग्जाम का कितना लेंदी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भक्ति और विशाल ने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सौर विकिरण की अगर बात करें, सोलर मेडिएशन की इन्होंने सीक्वेंस लगाने की बात करी है सोलर मेडिएशन की। तो सबसे पहले क्या आएगा, पराबैंगनी किरणें आएंगी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी। अल्ट्रा वायलेट के बाद दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट्स आएगा, अवरक्त यानी इंफ्रारेड लाइट्स होगा और उसके बाद में क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, माइक्रोवेव। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ए सी बी। क्वेश्चन नंबर 3 आईसीटी टूल दिए गए हैं और आपको इनकी मैचिंग बिठानी है। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम आपके सामने है। किसके बारे में है, आईसीटी टूल है, ट्रेलो, माइंडमीस्टर, एड पजल, PHET, यानी ये सारे टूल आपके कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल में, टीएल मॉडल में ये सब यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने PYQ रिवाइज करिए। PYQ के साथ में MCQ जितने ज्यादा हो सके उसको भी रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यहां पर ट्रेलो क्या चीज है, ट्रेलो है परियोजना प्रबंधन कार्य ट्रैकिंग, यानी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका माइंड मिस्टर है, माइंड मिस्टर क्या चीज होती है? विचारों के ब्रेनस्टॉर्म के लिए सहयोगी रूप से माइंड मैप बनाना। माइंड कीवर्ड है, माइंड यहां पर भी आ गया। एड पजल क्या चीज है? एड पजल मूल्यांकन के लिए यानी इवैल्यूएशन के लिए, इंटरेक्टिव वीडियो के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ पर ये जो है आपका टूल इस्तेमाल होता है। वही PHET जिसे हम फेट कहते हैं, किसके लिए है? फन इंटरेक्टिव रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन, मजेदार इंटरेक्टिव अनुसंधान आधारित सिमुलेशन। ये मैचिंग आपकी रिवाइज्ड भी हो सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा है, आराम से कर सकते हैं। टाइम स्टार्ट हो गया अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही क्रम बताइए। यानी इसमें आपको कैसे लिखना है? लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट। तो जो लार्जेस्ट है उसको पहले लिखिए, फिर लिखिए स्मॉलेस्ट को, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? इन सब के फुल फॉर्म पता है क्या आपको? एक बारी कमेंट करेंगे जिनको भी इसके फुल फॉर्म पता है। जिनको भी इन चारों के फुल फॉर्म पता है जल्दी से कमेंट करेंगे। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ABCD। बड़े से छोटे में लिखना है तो WAN यानी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे बड़ा नेटवर्क जो भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे किसी देश या महाद्वीप। मेट्रोपोलियन एक शहर या महानगर को कवर करता है। लोकल एरिया एक छोटे क्षेत्र का कवर करता है, जैसे एक इमारत या कार्यालय। और पेन क्या करता है? एक व्यक्ति के आसपास के छोटे क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें आपकी ब्लूटूथ डिवाइस भी आती है। पता है? ये आंसर करते जाइएगा जिसके बारे में जो चीज आपको पता है। अभी इसके बारे में किसको पता है? क्वेश्चन नंबर 5। ये जो अटैक्स हुए थे ना, उससे रिलेटेड है, साइबर अटैक से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ICT का क्वेश्चन है। आंसर करना शुरू करें अब। WannaCry, स्टक्सनेट, इमोटेट या पेगासस किससे रिलेट करता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन UGC नेट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी WannaCry क्या चीज है? ये रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होती है? रैंसम क्या होती है? रैंसम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? फिरौती। समझ जाओ कि आपका डेटा किसी ने ले लिया है, अब वो क्या कर रहा है कि आपसे फिरौती मांग रहा है कि आप वो पैसा उनको दो, तब वो आपका डेटा आपको वापस करेंगे। स्टकनेट क्या चीज है? स्टकनेट यानी वॉर्म। इमोटेट क्या चीज है? ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? जो अपने आप को लेजिटिमेट यानी कि दिखाता है कि हम वैलिड हैं, वैध हैं, एक ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू शो करता है, बट एक्चुअली में वैध नहीं होता। पेगासस क्या चीज है? स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या चीज होती है? जो पर्सनली आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, आपका OTP वगैरह, ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको ये ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करना शुरू करें अब। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिनको फुल मार्क्स लाने हैं अपने एग्जाम में, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का आंसर हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अपने दिमाग से आपको जो लगता है कि हमें ये आंसर करना चाहिए, वही आंसर आप यहाँ पे टिक करें। राधा, क्वेश्चन नंबर 6 एक कक्षा जिसमें कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र
अलग अलग कार्य करके सहयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, जिग्सा क्लासेस। जिग्सा है ना, जिग्सा क्लासरूम एक सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव शिक्षण तकनीक है जहां छात्रों को विशेषज्ञ समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूहों को प्रोजेक्ट का अलग अलग हिस्सा सौंपा जाता है, फिर वे जिग्सा समूह में पुनर्गठित होते हैं जहां प्रत्येक समूह में प्रत्येक विशेषज्ञ समूह से एक सदस्य होता है। एक दूसरे पर रहने और एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी सांस्कृतिक अलग अलग कल्चर के हैं और अलग अलग उनको कार्य किया जाता है, तो किसमें आता है? जिग्सा क्लासरूम। और जिग्सा कैसी है? कोलैबोरेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करना शुरू करें अब। कंप्यूटर आधारित सुनवाई या ऑनलाइन हार्मिंग लाभों की पहचान करें। कंप्यूटर आधारित सुनवाई या ऑनलाइन हार्मिंग जिसको हम कहते हैं उसके लाभों की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन जरूर लिखिए जिससे कि पता चल सके कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। 7 का देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। कंप्यूटर आधारित सुनवाई में सेल्फ पेस्ड लर्निंग आएगा। बी, स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर। प्रयोगशाला व्यवहार का कार्य व्यवहारिक अनुभव, ये हटा दिया। डी आ गया किसी भी समय बुलेटिन बोर्ड, थ्रेडेड चर्चा, शिक्षा क्षेत्रों में चर्चा में शामिल होने का लचीलापन। यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के जो लाभ हैं वो क्या है? हम कभी भी सीख सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं, कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन हार्मिंग भी कहते हैं। किसी भी समय बुलेटिन बोर्ड, थ्रेडेड चर्चा, क्षेत्रों में चर्चा में शामिल होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एजुकेशन लेने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, फैलेसी का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। जब विरोधी पक्ष की स्थिति को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके सही तर्क को कमजोर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैचिंग में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। एड पॉपुलम क्या है? एड होमिनम क्या है? एड बैकुलम क्या चीज होती है? या रेड हेरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, सही आंसर। यह प्रश्न एनटीए के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, रेड हेरिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? रेड हेरिंग होना चाहिए। बट क्योंकि एनटीए की तरफ से ये ड्रॉप कर दिया गया था, क्या कहा है? जब विरोधी पक्ष की स्थिति को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया ताकि उसके तर्क को कमजोर किया जा सके, यानी उसी पर ही अटैक कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करना शुरू करें अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर गुणात्मक डेटा विश्लेषण के चरणों का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, याद रखिए इसी तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग इजी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस के बारे में आंसर कर पाएंगे। गुणात्मक डेटा क्वालिटेटिव क्या होता है? जहां हम न्यूमेरिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा का आयोजन करना। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंस की बात करें ऑर्गेनाइजिंग द डेटा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे कोडिंग द डेटा, थीम और पैटर्न की पहचान करना, निष्कर्षों की व्याख्या करना, यानी ABCD सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का हमेशा डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो वहीं से ये है क्वेश्चन नंबर 10। किससे रिलेटेड है ये? आपका PhD से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। PhD in chemistry is a professional degree. PhD in educational is a professional degree. LLM is a professional degree. M Pharma is a non-professional degree. MSc Computer Science is a professional degree. ध्यान से क्वेश्चन। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सच में ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते हैं? कितने लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। और अगर ये रीड नहीं किया तो आंसर भी आपको क्या पता लगेगा, फिर वहां तुक्का ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए यानी सी बिल्कुल सही है। LLM एक पेशेवर डिग्री है, बाकी गलत है। क्यों? रसायन विज्ञान में PhD एक शोध डिग्री है। PhD किस में चली जाएगी? रिसर्च में चली जाएगी, तो वो क्या है? प्रोफेशनल डिग्री की जगह पे रिसर्च डिग्री है, इसलिए पहला गलत। दूसरा, एजुकेशन में PhD की बात करी जा रही है, PhD से संबंधित है तो नेचुरल सी बात है ये रिसर्च में जाएगी, रिसर्च डिग्री ना कि प्रोफेशनल डिग्री। M फार्मा एक गैर पेशेवर डिग्री है, तो ये कैसी डिग्री है? M फार्मा अगर आपने किया है तो ये एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल डिग्री है। और MSc कंप्यूटर विज्ञान एक पेशेवर डिग्री है, तो MSc अगर हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से तो ये प्रोफेशनल नहीं बल्कि एकेडमिक डिग्री है। इसलिए यहाँ पर क्यों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये हर एक का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि क्यों ये क्वेश्चन सही है और क्यों ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करें। अब PhD से जो लिंक करेंगे सीधे समझ जाओ वो रिसर्च की डिग्री है। पता होना चाहिए रिसर्च की डिग्री के बारे में, पता होना चाहिए प्रोफेशनल डिग्री के बारे में। As a water disinfectant, the strength of chlorine is a measure in terms of लॉयर है, एज अ प्रोफेशन हम यूज करेंगे ना, तो हमें पता होनी चाहिए प्रोफेशनल डिग्री कौन सी है, रिसर्च डिग्री कौन सी है, एकेडमिक डिग्री कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबल क्लोरीन। जल कीटाणु शोधन में क्लोरीन की शक्ति को उपलब्ध क्लोरीन के संदर्भ में मापा जाता है। ये वो मात्रा है जो पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। प्रति क्लोरीन को आमतौर पर मिलीग्राम लीटर या पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें क्लोरीन को अगर मापना है तो किस में मापेंगे, तो मिलीग्राम लीटर या पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में। क्वेश्चन नंबर 12 हायर एजुकेशन का आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, अभी ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। नीपा, ICSSR, NAC, AICT किससे संबंधित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही भाई वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। पूरा पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर देखिए,
यहां पर एनटीए ने इस प्रश्न में सी उत्तर को सही माना है। सी उत्तर को सही माना है। आपके हिसाब से क्या सही है यहां पे? यहां पर सी आंसर सही माना है, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो नीपा क्या है? शिक्षा, योजना और प्रबंधन, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आईसीएसएसआर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित। नेक किससे संबंधित है? तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। नेक नहीं 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 भाई, एआईसीटी होगा टेक्निकल के लिए। एआईसीटी होगा टेक्निकल के लिए। एक मिनट भाई, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो वो तो एआईसीटी है, तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ावा देने के लिए। नेक है आपका जो है उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रत्यायन के लिए। ये दो ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएंगे। प्रतीक सी सही है ना? ठीक है, सी सही माना है और सी ही सही है यहां पे, जो कि लास्ट के ऑप्शन भी सही है, नीपा। और अगर हम बात करें आईसीएसएसआर, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ही सी है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन का वेदांत व्याप्ति की, व्याप्ति मतलब किसी चीज का होना। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडक्शन बाय सिंपल इन्यूमरेशन, सरल गणना द्वारा प्रेरण का परिणाम। वेदांत के अनुसार व्याप्ति सरल गणना के द्वारा प्रेरण का परिणाम है, अथवा व्याप्ति तदत प्रति कारणता का परिणाम है। इसका दो चीजों के बीच संबंध उनके कारण और प्रभाव के द्वारा जो है वो आधारित होता है, कि संबंध पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम लिमिटेड होगा एग्जाम में, इसलिए आंसर करते चाहिए। किसके बारे में है? पीओपी। हर बार पीओपी से क्वेश्चन आता है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। आंसर यूजीसी आंसर से अलग हो तो क्या करें? देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहली चीज कि हमें आंसर किसमें से चूज करना है। इन्होंने ये जो दिया हुआ है ना आंसर, पहली बात तो हमें ऑप्शन इसमें से देखना है। इन केस अगर हमको लगता है कि इनमें से कि कोई ऑप्शन हम इन्होंने जो एनटीए ने ऑप्शन दिए हैं वो गलत है, तभी भी हमने क्या करना है, किसी ना किसी आंसर पे क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? हम उसको बाद में चैलेंज कर सकते हैं, आंसर की को हम बाद में चैलेंज कर सकते हैं। और अगर हम चैलेंज करेंगे तो हमें +2 मार्क्स तभी मिलेगा जब हमने किसी ना किसी ऑप्शन पे आंसर किया होगा। जो भी आंसर आपको लगता है कि ये आंसर सही है, उस पर आप टिक करिए और बाद में इसको चैलेंज करिए आंसर की में, तो आपको +2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इसको छोड़ के आ जाते हैं कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनाइल्स, ऑप्शन नंबर सी डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स। पीओपी का फुल फॉर्म पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जीवों में जमा होते हैं, मनुष्य वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। स्थायी कार्बनिक पदार्थों के उदाहरण भी हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, पीआईबी का फुल फॉर्म क्या है? पीआईबी का फुल फॉर्म, पीआईबी ऑलवेज न्यूज में रहता है,
तो ये आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही आपको जो भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं 21 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर है सी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस और सूचना ब्यूरो। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जो प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस सम्मेलन, अन्य माध्यमों के माध्यम से सरकारी नीति, कार्यक्रम और पहलों के बारे में जानकारी प्रसारित करती है। जैसे एनईपी 2020 से रिलेटेड, या कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं ये लोग एजुकेशन से रिलेटेड, या सरकार को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, प्रेस सम्मेलन कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू देगी? प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, ओ भाई साहब मैंने तो इसका आंसर ही दे दिया। चलो देख लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16 मैचिंग में दिए गए हैं, एरोसोल पार्टिकल्स दिए हैं और उनका साइज दिया गया है। देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोर्स पार्टिकल जिसे हम मोटे कण कहते हैं, उनकी जो आकार होता है वो कितना होता है? 10 माइक्रोन से ज्यादा होता है। मोटे हैं तो 10 माइक्रोन से ज्यादा होगा। ये श्वसनीय कण जिसको हम कहते हैं कितना होगा? 10 माइक्रोन से कम। फाइन पार्टिकल हो गया 2.5 माइक्रोन और 0.1 माइक्रोन अति सूक्ष्म, जो सबसे माइक्रोन बिल्कुल अल्ट्रा फाइन जो कण होते हैं उनको हम किस में लेके जाएंगे? 0.1 माइक्रोन। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, याद रखिए जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में उनके दोबारा पूछे जाने के भी चांसेस रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है, इसलिए इसको स्टार लगाएंगे। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। (1857) यानी 1857 में स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में जो त्रिक का हिस्सा नहीं था, 1857 यानी 1857 में 3 कॉलेजेस बनाए गए थे। कौन कौन से थे? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। कौन इसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अब अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हाँ भाई इसको सीक्वेंस में लगाओ और भी कोई कॉलेजेस दिए हो, तो आपको याद होना चाहिए आजादी से पहले और आजादी के बाद के। तो 17 का 1857 में ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके तर्ज पे की गई थी? लंदन विश्वविद्यालय। ये भी आपके PYQ में आ चुका है पहले कि किसके तर्ज पे की गई थी, तो ये था लंदन। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद की स्थापना 1887 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, कौन बताना चाहेगा? ये क्वेश्चन कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है? रवि 5 इंच इंटू 4 इंच आकार के कागज पर एक चित्र बना रहा है। वह चित्र को 500 पिक्सल प्रति वर्ग इंच और 16 बिट रंग के साथ स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग करना चाहता है। तो फाइल संपीड़न यानी कि कंप्रेशन करने के बिना स्कैन की गई छवि का अनुमानित फाइल आकार MB में कितना होगा? ICT का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आ रहे हैं। और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18। सही से आंसर देखिएगा। इन्होंने क्या लिखा है कि जो आप पिक्चर अगर आप बनाते हैं तो कितने का बनाते हैं? 5 इंच 500 पिक्सल। सेम वही अगर हम यहां पर बनाते हैं चित्र के अलावा बाई बनाते हैं तो 4 इंच फिर 500 पिक्सल, तो यहां पर 2500 पिक्सल बाई
2000 पिक्सल टोटल मिला के जब हम इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 50, ये जितना भी है ये पिक्सल हो गया। प्रत्येक पिक्सल इन्होंने कहा कितने बिट का है, 16 बिट का है। तो कुल बिट्स कितने हुए, इतने बिट्स हुए, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। इन्होंने कहा बिट्स बाइट्स की संख्या, बाइट कितने होते हैं 8 के उसमें होते हैं, तो यहां पर 8 से डिवाइड किया इतने बाइट्स। मेगा बाइट्स की संख्या होगी तो 1024 इंटू 1024 डिवाइड करेंगे इससे 9.54 MB, यानी टोटल इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें बाइट्स निकालने कैसे हैं, हमें बिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें मेगा बिट्स में ट्रांसफर करना है तो मेगा बाइट्स की भी संख्या कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यानी ये भी एक तरीके का मैथ का क्वेश्चन ही की तरीके है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर करना शुरू करें। चरों के बारे में यानी वेरिएबल्स के बारे में यहां पर कौन सी चीज जो है वो सही है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनके बीच का रिलेशनशिप देखा जाता है कि कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई। वेरिएबल्स क्या चीज है, कम से कम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए अगर हम अगर हमें किसी चीज के बारे में कॉज एंड इफेक्ट को देखना है तो। क्वेश्चन नंबर 19, कितने लोगों ने सच बताइए जरा इसको पढ़ा है, क्वेश्चन को कितने लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा है। सीटेट एग्जाम के बारे में भाई देखो, सीटेट का अभी जो फॉर्म है ना ये आएगा आपका मई में आएगा, आने ही वाला है, किसी भी समय आ सकता है, ठीक है। मई में 15 मई के बाद देखने को मिल सकता है, जुलाई में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल आर मेजरेबल विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन मेजरमेंट। चर माप के आधार पर सटीकता की अलग अलग डिग्री के साथ मापने योग्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन पेपर की शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी वेबसाइट पे, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने जरूरी है। इन केस अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन नहीं आया तो भी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन 100% आएगा। द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी थ्रू इट्स नॉन यूज इज कॉल्ड, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे, फिर अगर हमारा मेमोरी लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिल रहे, ये क्वेश्चन किसी भी बुक में आप सर्च करोगे ना कि लाओ रट्टा मार ले, वो भी नहीं मिलने वाले। यानी इस समय सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसलिए ना सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है तो आप वो भी पढ़ते जाइए। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षय होना, लॉस्ट होना। तो क्षय स्मृति में जानकारी के उपयोग न होने के कारण समय के साथ होने वाली हानि को दर्शाता है। डेंड्राइट्स क्या चीज होते हैं, ये न्यूरॉन्स के भाग होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, दो उत्तेजनाओं के बीच अंतर करने की क्षमता, भेदभाव करना, दो चीजों के बीच में डिफरेंस देखना। डिसोसिएटिव एमनेशिया, विघटनकारी स्मृति लोप एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति तनावपूर्ण या दर्दनाक घटनाओं के कारण अपनी व्यक्तिगत जानकारी को याद रखने में असमर्थ होता है। तो डेंड्राइट्स क्या है, डिके क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिसोसिएटिव एमनेशिया क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 21 क्वेश्चन नंबर, इसको देख के आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ है। जो भी यहां पर एग्जाम देने वाले हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं पूछ रही हूं कि ये आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर कैसा लग रहा है आपको। और ये मैंने नहीं बनाया भाई, इस बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जनवरी में आया है, तो सोच सकते हो कि इस बार भी
ऐसा ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। किसमें किसके बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ नॉन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, गैर मांग परीक्षा प्रणाली की जो विशेषता है वो इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, सी, डी, ई। नॉन डिमांड या गैर मांग परीक्षा प्रणाली में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है। यह छात्रों शिक्षकों के कार्यभार को कम करता है। 6 महीने की अंतिम अवधि की परीक्षाओं की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर इसी चीज के लिए यूज हो रहा है, आपको वेट करने की 6 महीने तक जरूरत नहीं है। 22 क्वेश्चन नंबर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसको हम नॉन डिमांड को हम कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, in the context of convention on biological density, the first session of convents of parties यानी COP was scheduled in मॉन्ट्रियल, बहामास, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो। कॉप समिट से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, बहामास। जैव विविधता पर कन्वेंशन, सीबीडी का फुल फॉर्म पूछे तो जैव विविधता पर कन्वेंशन एक बहुपक्षीय संधि है। इसका उद्देश्य जैविक विविधता, जैव विविधता ऑलरेडी यहाँ पर कीवर्ड है, जैव विविधता का संरक्षण करना, इनके घटकों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना। 23 क्वेश्चन नंबर, एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है आपका, यानी प्राचीन यूनिवर्सिटी। आंसर करना शुरू करिए, देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थापना वर्ष के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, मॉडरेट टू टफ है भक्ति। चलिए यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले क्या आएगा, तक्षशिला। आपको पता है कि सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन अगर विश्व की बात करें तो तक्षशिला आएगी। ये मैंने कल आप लोगों को करवाया भी था, अगर आपको याद हो, ये मैंने ईसवी, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मैंने आपको थ्योरी क्लास में परसों करवाया था कि नहीं, एक बारी थम्स अप कर दो जरा। सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया था, जिसमें बताया था तक्षशिला 6ठी ईस्वी है ना, पुष्पगिरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, पुष्पगिरी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, नालंदा 5वीं, विक्रमशिला 8वीं, नवदीप 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बताया था, ये मैंने आप लोगों को इसकी शीट भी प्रोवाइड की थी। सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी विश्व की कौन सी है, तो वो तक्षशिला। भारत की पूछी जाए तो नालंदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आंसर करना शुरू करें अब। करवाया था ना शकुंतला, मैंने शीट भी प्रोवाइड की थी आप लोगों को, अगर याद हो तो अभी भी होगी टेलीग्राम पे। परिणाम या प्रभाव चर कहते हैं, क्या कहलाते हैं, द आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल
are called, question number 24, ऑप्शन नंबर डी डिपेंडेंट वेरिएबल। परिणाम या प्रभाव, आपको पता है कि हम कारण की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। कॉज होता है, इफेक्ट होता है। इन्होंने यही चीज तो पूछी है, ये हो गया कारण, ये हो गया प्रभाव, ठीक है। तो अगर हमें प्रभाव देखना होता है तो हम किस में देखते हैं भैया? डिपेंडेंट में देखते हैं, यानी आश्रित चर में देखते हैं। और कारण किस में देखा जाता है? स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट में। स्वतंत्र चर में कारण और प्रभाव किस में देखा जाता है? आश्रित चर में। जब हम प्रायोगिक शोध या हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो आश्रित चर वो चर है जिसे मापा जाता है या देखा जाता है। स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण से प्रभावित होता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किस में आएगा? आपका आएगा प्रभाव चर या इफेक्ट। अगला क्वेश्चन 25, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन। लेट्स सी किसका कितना हायर एजुकेशन कंप्लीटेड है। यहाँ पे सरकार समिति 1945 ने भारत के 4 अलग अलग शहरों में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। सरकार समिति 1945 में भारत में किसने? सरकार समिति ने कब? 1945 में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT यूएसए के पैटर्न, कौन सा पैटर्न था? यूएसए के पैटर्न पे की थी। इसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप IIT स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26, पारस्परिक संचार से मतलब पूछा इन्होंने क्या है? इंटरपर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटर जब 2 या 2 लोगों के बीच में हो, इंट्रा जो खुद से यानी सेल्फ से हो। तो इन्होंने इंटरपर्सनल पूछा है, तो इंटरपर्सनल क्या होता है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड डी ओनली। डायरेक्ट फेस टू फेस, हम 2 लोग अगर बात करिए तो आमने सामने या किसी अन्य के माध्यम से हो सकता है। 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला, प्रत्यक्ष या आमने सामने, लोगों के समूह के साथ नहीं बल्कि 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। ए और डी सही आंसर। 27 क्वेश्चन नंबर, किसके बारे में बात की है? नॉर्मेटिव थ्योरीज यानी मानक सिद्धांतों का कालानुक्रम क्या है? अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2025 का है, ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक अभी मैं शेयर भी कर देती हूँ, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी आपको, हमारे टेलीग्राम की भी मिल जाएगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जनवरी के जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं वो भी वहां पर मेंशन किए हुए हैं। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानिकी सिद्धांत का कालानुक्रम सत्तावादी सिद्धांत। सत्तावादी अथॉरिटेरियन थ्योरी 16वीं से 17वीं शताब्दी, स्वच्छंदतावादी क्या होगा 18वीं शताब्दी, सोवियत मीडिया थ्योरी 20वीं शताब्दी और सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत 20वीं शताब्दी के मध्य में। ये आप देख सकते हो यूजीसी नेट का पैटर्न किस लेवल पर जा रहा है, कौन से टॉपिक से दे रहे हैं, बिल्कुल अलग। 28 क्वेश्चन नंबर,
वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी से जुड़ा एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिए अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, ये मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वेबसाइट का भी जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको यहीं पर शेयर कर दूंगी। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी ओनली। रिलायबिलिटी संगति को मापती है और वैलिडिटी सटीकता को मापती है। विश्वसनीयता निरंतरता को मापती है। विश्वसनीयता का अर्थ है एक ही परीक्षण या माप बार बार समान परिणाम देता है, यानी अगर हम किसी परीक्षण को या किसी टेस्ट को बार बार करते हैं तो वो क्या करेगा, सेम इक्वल परिणाम देगा। वैधता सटीकता को मापती है। वैधता का अर्थ है कि परीक्षण या माप वास्तव में वही मापता है जो उसे मापना चाहिए। तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी का ये क्वेश्चन मैं यहां पर स्टार दे रही हूं क्योंकि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 29, केटी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? URL प्रोटोकॉल डोमेन पथ और संसाधन को निर्दिष्ट करता है। वेब ब्राउजर www पर सामग्री को भी व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक वेबसाइट आमतौर पर एक ही विषय या थीम पर वेब पेजों का एक संग्रह है। और एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जिसमें कंप्यूटर होता है जो OCR पर फाइलें उपलब्ध कराता है। जूही क्या होगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही है, बी सही है और सी सही है। आईसीटी के बारे में, यहाँ आईसीटी है, आईसीटी के बारे में क्या सही है कि URL प्रोटोकॉल डोमेन पथ संसाधन को निर्दिष्ट करता है। वेब ब्राउजर www पर सामग्री को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वेबसाइट एक विषय या थीम पर वेब पेजों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर करना शुरू करिए। एक यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल रीजनिंग है। देखते हैं कौन सबसे फास्ट और सही आंसर देता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30, निवेदिता क्या होगा बेटा, फास्ट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NOPQ। क्यों? क्योंकि BDEHIJ, NOPQ और VWXYZ रिक्त विकल्प 4 अक्षरों का होना चाहिए और आगे सेम चीज बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन में चतुर्थ आकृति यानी फिगर 4 की बात करी है। कौन सा सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है फिगर 4 के बारे में? हम अभी मूड एंड फिगर निकाल रहे थे बट इसको भी अब इन्होंने थ्योरी में डाल दिया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी एंड डी ओनली। निष्कर्ष का विधेय वितरित है और ऑप्शन नंबर डी मध्यपद मुख्य आधार में विधेय के रूप में प्रकट होता है। Predicate of the conclusion is distributed. Middle term appear as a predicate in the major premise. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नेट न्यूट्रलिटी, और ये क्वेश्चन पहले भी PYQ में आ चुका है। क्या होता है ये आंसर करेंगे। नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल that all internet be treated equally. यूजर, डेटा, सर्वर, राउटर। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर इज बी, डेटा। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत ये कहता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी डेटा को समान रूप से व्यवहार करना है, चाहे वो किसी भी सोर्स या गंतव्य से आए। इसका तात्पर्य उन्हें किसी विशेष वेबसाइट, एप्लीकेशन या सेवा को धीमा या ब्लॉक नहीं करना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा दावा सही है। जैन लोग स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। लाफर्स भास्कर यानी वैशेषिक को हम क्या कहेंगे, लाफर्स भास्कर वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्मृति के पक्ष में नहीं है। न्याय एक्सेप्ट स्मृति एज अ सोर्स ऑफ अ वैलिड नॉलेज, और मीमांसक स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं सही आंसर। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं समझ सकती हूँ। तो सही आंसर है जैन लोग स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन, जैन। बिहार बेट का अभी मेरे को कंफर्म नहीं है पूजा, थोड़ा सा टाइम दो तो फिर मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने कम्युनिकेशन में बैरियर्स पूछे गए हैं मैचिंग में। सेमेंटिक बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, या कल्चरल बैरियर क्या है। सेमेंटिक शब्द लिखा है भाई, कीवर्ड में शब्द लिखा है, शब्दों से संबंधित। भौतिक, फिजिकल, मनोवैज्ञानिक। आई थिंक ये ABCD पूरा होना चाहिए, सेम चीज यहाँ पर 1 2 3 4 ही होना चाहिए। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे ए, शब्दार्थ। शोर या दूरी, शोर या दूरी भाई नहीं, गलत है ये, ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ए होना चाहिए शब्दों या वाक्यांश में गलतफहमी होना। ए का 1 होना चाहिए। फिजिकल दूरी की अगर हम बात करें, शोर और दूरी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक भावना, हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स होना चाहिए। कल्चरल बैरियर, सामाजिक मानदंडों का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ना कि ए। क्या होना चाहिए मीना, अभी अपन ये कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हायर एजुकेशन यूनिट चल रही है, हायर एजुकेशन के बाद एनवायरनमेंट बचेगा, ठीक है। जल्दी ही वो भी हम कवर करा देंगे। सी सही है ना, जल्दी से थम्स अप कर दो जिनको लग रहा है सी सही है। 35 क्वेश्चन नंबर, वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे दिया इस बार इन्होंने। वेन डायग्राम, what is the correct in the content of a Venn diagram representation of the following? All great scientists are college graduates. Great scientists are college graduates. Some professional athletes are professional athletics हो गए, ठीक है ना, एथलेटिक्स हो गए, प्रोफेशनल एथलेटिक्स, हाँ ठीक है। तो सभी महान वैज्ञानिक कॉलेज स्नातक हैं। कुछ पेशेवर एथलीट कॉलेज स्नातक हैं, इसलिए कुछ पेशेवर एथलीट महान वैज्ञानिक हैं। अगर हमें वेन डायग्राम बनाना होगा तो क्या बनाएंगे सलोनी इस क्वेश्चन का?
क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर डी बनाएंगे। प्लेस एक्स ऑन द लाइस बिटवीन टू रीजन्स ऑफ एसपीएम, एसपीएम एंड एसपीएम के दो क्षेत्रों के बीच में। यानी कुछ यहाँ पर लिखा है, हमारे जो इन्होंने बोला सबसे पहले ग्रेट साइंटिस्ट का सर्कल आ गया। ग्रेट साइंटिस्ट में आपके कॉलेज ग्रेजुएट्स आ गए, और कॉलेज ग्रेजुएट्स में इन्होंने कहा कुछ पेशेवर एथलेटिक्स हैं जो कि आपके क्या हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो एसपीएम और एसपीएम के दो क्षेत्रों के बीच रेखा पर एक्स रखेंगे। ये जो बना है हमारा एक्स बना है, तो इसलिए ठीक है, ये जितनी भी क्लासेस हैं बेटा, आप सभी लोग YouTube पे हो, आप लोग हमारे डायरेक्टली YouTube पे लाइव सेक्शन पे चले जाओ, वहां पर मिल जाएगी सारी लाइव क्लासेस। साथ ही साथ आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगी। बाकी रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपको ना सिर्फ हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, आपको वो वेबसाइट, जैसे अभी ये पीडीएफ है, ये वेबसाइट पर मिलेगी क्वेश्चन पेपर वाली, लेटेस्ट वाली। बाकी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी आपको, वेबसाइट पर तो मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 36, अब यहां पर 5 क्वेश्चन बचे आपके डीआई के, 5 क्वेश्चन बचे आपके आरसी के। बाकी यहां पर 35 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। 10 क्वेश्चंस यहां पर बचे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन एनटीए की तरफ से निरस्त कर दिए गए थे, ड्रॉप कर दिए गए थे, तो उनको मैंने नहीं लिया। डीआई का क्वेश्चन कैसा है आप लोग देख सकते हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि कल अगर मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊं तो आपको डीआई का क्वेश्चन जो है वो जरूर करवाऊं। तो यहां पर अभी ये यहां पर एंड करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी क्लास है, क्वेश्चन आपने कर लिए हैं 21 जनवरी 2025 के। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हमारे वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी अगर आप चले जाएंगे ना, तो मैं डायरेक्टली जैसे ही वहां पर अपडेट करूंगी वेबसाइट पर, ऑटोमेटिकली लिंक आपके पास टेलीग्राम पर भी आ जाएगी। अभी चल रहा है टेलीग्राम पे क्विज, तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक ऊपर मेंशन किया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू निवेदिता, थैंक यू बेटा।